आज के वीडियो में हम प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में समझेंगे और ये बहुत ही इजी सा और छोटा सा एक्ट है। आज हम इसकी धारा 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। धारा 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताती है कि ये जो एक्ट है इसका नाम क्या होगा। और इसकी जो धारा 3 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एडमोनिशन के बारे में बताती है कि भर्त्सना क्या होती है, कैसे दी जाती है, किन मामलों में दी जाती है। तो चलिए आज हम इस एक्ट की धारा 1 से लेकर 3 तक समझते हैं। तो इस एक्ट का जैसे कि आपको नाम मैं बता चुकी हूँ, इसकी जो सेक्शन 1 है वो ये कहती है कि इस एक्ट का नाम प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 1958 होगा। प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट 1958। और जैसा कि इसके नाम से ही आपको विदित है कि ये 1958 में बनाकर लागू किया गया था। और कहां-कहां ये लागू है, तो इसका नाम शॉर्ट टाइटल आपको नाम बता दिया। कमेंसमेंट ये कब शुरू हुआ, इसके लिए ये कहा गया है इस धारा में कि ये प्रत्येक स्टेट जो है इसको अपनी अपनी स्टेट में अपनी सुविधा अनुसार इसको लागू कर लेगा। तो ये संभव है कि हर स्टेट में इसकी लागू होने की डेट्स अलग अलग हों। और ये कहाँ इसका एक्सटेंट क्या होगा, एक्सटेंट का मतलब इसका विस्तार क्या है, ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में लागू है। तो पहले ये एक्ट जो है जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, लेकिन आज की तारीख में ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारतवर्ष में ये लागू है। और 31/10/19 को इसको जेके में भी इसको लागू कर दिया गया है। ये जब से आर्टिकल 370 का सेकंड पार्ट हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, तब से ये जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट लागू हो गया है। तो ये तो इसकी धारा 1 हुई। अब धारा 2 जो है वो कुछ 2 नामों पर खास तौर से चर्चा करती है। एक की प्रोबेशन ऑफिसर्स कौन होते हैं और दूसरे ये जो कोड है, ये कोड की क्या परिभाषा है। तो ये जो है अपना प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट, इसकी जो ये सेक्शन 2 है ये कहती है कि कोड का मतलब यहाँ सीआरपीसी से ही लिया जाएगा, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और दूसरा जो ये है प्रोबेशन ऑफिसर की, प्रोबेशन ऑफिसर कौन होते हैं, तो ये बताया गया है कि इसकी जो सेक्शन 13 में जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं उसी से इसका मतलब निकाला जाएगा। वैसे जो प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं वो समाज कल्याण विभाग के तहत आते हैं। बाकायदा प्रोबेशन ऑफिसर्स की भर्ती निकलती है और सरकार उनका रिक्रूटमेंट करती है। और ये जो छोटे बच्चों के मामले होते हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो बच्चे आते हैं और समाज कल्याण विभाग के अलग अलग उनमें चिल्ड्रंस होम्स या वो चलते हैं, उनको ये लोग देखते हैं। कोर्ट में भी ये प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में जो कोर्ट जब प्रोबेशन देती है तो उनसे रिपोर्ट मांग सकती है। तो ये इनमें ये रिपोर्ट भी पेश करते हैं। और इस एक्ट के तहत इनके दूसरे काम है, जब हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 3 है और ये एडमोनिशन के बारे में बात करता है। मेन एडमोनिशन का मतलब क्या है ये हम जानेंगे। इससे पहले हम ये देखें कि ये कौन कौन से सेक्शन में लागू होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है सेक्शन 379 आईपीसी। 379 और 380, 381 ये तीनों तो आप जानते हैं कि चोरी की धाराएं हैं। और धारा 404 मिस अप्रोप्रिएशन यानी आपराधिक दुर्विनियोग वाली धारा है जिसमें ये लागू होती है। धारा 420 चीटिंग की धारा है जिसमें ये एडमोनिशन दिया जा सकता है। और किन किन में दिया जा सकता है, तो ये तो 5 तो इसमें अलग से धाराएं वर्णित कर दी। और इसने कहा है कि जिनमें 2 साल तक की सजा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 इयर्स, जिनमें 2 साल से ज्यादा की जिन अपराधों में सजा नहीं है, या जो फाइन से दंडनीय है, जुर्माना जिनमें हो सकता है, या दोनों, या जिनमें कारावास 2 साल तक का और जुर्माना जिनमें हो सकता है, उनमें ये एडमोनिशन यानी भर्त्सना दी जा सकती है। तो मेन तो इसको आप ये याद रख लीजिए कि जिनमें 2 साल तक के मामले हैं, 2 साल तक की सजा वाले धाराएं हैं, उनमें ये दी जा सकती है। ये धाराएं आईपीसी की भी हो सकती हैं और एनी अदर लॉ, किसी दूसरे कानून की भी हो सकती है। और साथ में ये 5 धाराएं इन्होंने अलग से वर्णित की हैं। इसमें देखिए 379 में 3 साल तक की सजा है,
फिर भी इसमें ये कहा गया है कि इसमें एडमोनिशन यानी भर्त्सना दी जा सकती है। तो ये 5 धाराएं आपको याद करनी है। अब हम देखते हैं कि मतलब भर्त्सना होता क्या है, कोर्ट कैसे भर्त्सना देती है। तो भर्त्सना का मतलब होता है सिंपल, एक कोर्ट डांट पिला देती है उसको कि भाई ठीक है, तुमने ये अपराध किया है, इस सेंस में किया है, लेकिन तुम आइंदा मत करना, और अगर तुम ये अगर अपराध तुमने दोबारा किया तो फिर तुमको दंड दिया जा सकता है। तो इस तरह वो भर्त्सना देती है। अब पॉइंट ये है कि कौन सी स्टेज होती है, किस स्टेज पर ये कोर्ट भर्त्सना देता है। तो इसको देखने से पहले हम ये समझते हैं कि कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो कैसे वो पास होता है, उसकी कौन सी 2 स्टेज होती है। तो देखिए, जब कोर्ट जब पहला तो ये बता दूं कि भर्त्सना जो दी जाती है वो आफ्टर कन्विक्शन दी जाती है। लेकिन आफ्टर कन्विक्शन से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब कोर्ट पूरे प्रोसिक्यूशन डिफेंस एविडेंस हो जाती है, कोर्ट फाइनल बहस सुन लेता है, फाइनल बहस सुनने के बाद कोर्ट जजमेंट लिखाता है। जब कोर्ट जजमेंट लिखाता है तो जो मटेरियल कोर्ट के सामने है, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है और जो डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस है, उन सबका कोर्ट अप्रिशिएशन करता है कि ये सच है, झूठ है, किन परिस्थितियों में किस गवाह ने क्या कहा। इसके बाद कोर्ट कन्विक्शन का जजमेंट लिखता है, यानी कोर्ट प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को सही मान लेता है कि ये सही है और इस आधार पर मैं इस मुलजिम को दोषित करना उचित समझता हूँ। यानी बरी करने का जो फैक्ट था एक्विटल वाला, उस नतीजे पर कोर्ट नहीं पहुंचा एक्विटल वाले पर, कोर्ट पहुंच गया कन्विक्शन वाले पर कि ये इस अपराधी ने ही ये अपराध किया है। ठीक है, तो कन्विक्शन के पॉइंट पर निर्णय जब न्यायाधीश लिखवा लेता है, कन्विक्शन तक पहुंच जाता है और उसमें अपराधी का नाम भी बताया जाता है और अपराध की धारा भी बताई जाती है कि कौन सी धारा में प्रोसिक्यूशन ने ये अपराध साबित कर दिया है। तो हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक धारा 341 और 323 आईपीसी का साधारण मारपीट का मामला होता है। 341 का मतलब रास्ता रोकना और 323 मतलब स्वेच्छा बढ़ती कारित करना या हट कारित करना। ठीक है, तो जैसे 2 पड़ोसी आपस में लड़ लिए, नाली का ही विवाद हो जाता है, 2 पड़ोसी आपस में लड़ लिए, तो इसमें 341 323 का मामला दर्ज हो सकता है कि वो ये कह देता है कि मैं मेरे घर में घुस रहा था लेकिन इसने मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया और मेरे साथ मारपीट की। तो अब इसमें ये बताया जाएगा कि मैं, न्यायाधीश जब फैसला लिखेगा कि मैं इस अपराधी एक्स को धारा 341 323 आईपीसी में दोषित करता हूँ, यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद आप जानते हैं कि जैसे मामला समन है तो वो सजा के बिंदु पर सुनेगा। समन मामला मैंने इसलिए एग्जांपल बता रही हूँ कि हम छोटा मामला ही ले रहे हैं, हमको एडमोनिशन दे रहा है ना। तो धारा 323 में केवल 1 साल तक की सजा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एडमोनिशन भर्त्सना जो है दी जा सकती है। तो सजा के बिंदु पर सुनेगा। अब सजा के बिंदु पर जब सुनेगा तो फिर जजमेंट जो है वहां न्यायाधीश का अपना डिस्क्रिशन काम करेगा कि वो उसको प्रोबेशन दे सकता है। प्रोबेशन का मतलब धारा 4 का लाभ, जैसे धारा 360 सीआरपीसी थी जिसमें प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि उसको जमानत मुचलकों पर छोड़ दिया जाता है, उससे गारंटी ली जाती है, खुद का बॉन्ड भरवाया जाता है, वो धारा 4 में है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोबेशन का लाभ वो नहीं दे रहा और सजा भी नहीं दे रहा। या कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए, या तो प्रोबेशन दे सकता है या सजा दे सकता है और तीसरा ऑप्शन है या फिर उसको एडमोनिशन दी जा सकती है। तो यहाँ सजा नहीं दे रहा और प्रोबेशन नहीं दे रहा, उसको क्या देना चाहता है न्यायाधीश? एडमोनिशन। तो फिर वो कन्विक्शन का जजमेंट तो उसने पहले ही लिख लिया था और फिर वो ये लिखेगा कि सजा के बिंदु पर सुना गया और इस प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों, इस अपराधी के चरित्र और ये जो ऑफेंस है इसकी प्रकृति, इन सबको देखते हुए मैं इस मुलजिम एक्स को प्रोबेशन सजा नहीं सुनाना चाहता और इसको प्रोबेशन पर भी नहीं छोड़ा जाना उचित है, इस अपराध की ज्यादा ग्रेविटी न देखते हुए और इसको भर्त्सना पर छोड़ा जाना उचित है और इस तरह की भर्त्सना उसको दे दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एडमोनिशन का ऑर्डर है। अब ये तो हमने देख ही लिया। तो इस तरह जजमेंट के 2 पार्ट हो गए। जब आफ्टर कन्विक्शन जब इसको सेंटेंसिंग के पॉइंट पर सुनते हैं
तो सेंटेंसिंग के पॉइंट पर उसको दंड ना देकर और ये भर्त्सना का लाभ दे दिया जाता है। अब इसमें न्यायाधीश जो है मजिस्ट्रेट है वो क्या क्या चीजें देखेगा? एक तो वो नेचर ऑफ ऑफेंस देखेगा। अब नेचर ऑफ ऑफेंस कैसे देखेगा? मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक कोर्ट में दो अपराध आते हैं। एक हम धारा 338 आईपीसी का एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक्सीडेंट से अपराध होते हैं। जैसे दो मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ी, दोनों, एक मोटरसाइकिल वाले का पैर टूट गया, उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो एक मुकदमा तो हमारे पास ये है। और एक मुकदमा मैंने ऐसा देखा, एक 25 साल का इंजीनियर अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसकी भी एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और मुकदमा धारा 338 आईपीसी में दर्ज हुआ। लेकिन जब वो एविडेंस के लिए आया बच्चा, तो उसके फादर ने कहा कि ये बिल्कुल पागल हो चुका है ये बच्चा, 100% ही वो एक तरह से पागल था, उसको कुछ नहीं पता था मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये कोर्ट है कि नहीं है। कि उसके फादर ने कोर्ट में ये बताया कि हम तो सिर्फ इसकी सेवा करने के लिए जिंदा बचे हैं बस, और ये दिन भर बिस्तर में पड़ा रहता है, या फिर इसको कुछ नहीं पता कि ये जिंदा भी है या मर गया या क्या स्थिति है। आप जब कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो आप जानते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ देखिए अपराध यहाँ भी 338 का ही लगाया है, उसमें कोर्ट में कॉग्निजेंस धारा 338 में ही आया है। इस मामले में एक्सीडेंट से बच्चा पागल हो गया, लेकिन अपराध कौन सा बना? धारा 338 में ही कॉग्निजेंस आया, उसी की ट्रायल चल रही है। और एक ऐसा मुकदमा है जिसमें उस बच्चे की पैर टूट गया है उसका, ये भी 338 का है। दोनों में 338 में सजा कितनी है? 2 साल तक की, या 1000 रुपए जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ये है। लेकिन अपराध की ग्रेविटी देखिए आप। अब इस धारा 338 को अगर हम देखें तो ये इस धारा 3 में ये जो एडमोनिशन वाली धारा है प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट की, इस धारा के प्रावधानों के लिए खरी बैठती है, क्योंकि जहां 2 साल तक की सजा हो, नॉट मोर देन 2 इयर्स, तो इसकी परिधि में ये आ रही है लेकिन धारा। लेकिन अपराधों की ग्रेविटी देखिए, अपराधों की ग्रेविटी देखिए कि क्या ऐसे मामलों में जहां बच्चा पागल हो गया एडमोनिशन देके उस मुलजिम को छोड़ा जा सकता है? तो ये चीजें जो है ये न्यायाधीश को सोचने पर मजबूर करती हैं। और ये धारा भी यही कहती है कि नेचर ऑफ ऑफेंस एडमोनिशन देने से पहले देखना चाहिए। दूसरा, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या अपराधी ऐसा है जो बार बार अपराध करता है, या एक बेचारा पढ़ने वाला इनोसेंट बच्चा है। तो ये देखने की स्थिति है कि पहली बार ही अपराध हो गया वो एक अलग बात है, कई बार अपराध हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हालांकि मेंस्ट्रिया जरूरी है अपराध करने के लिए, लेकिन फिर भी कई मामलों में हम देखते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस अपराध करने की होती हैं, तो वो भी कोर्ट ध्यान में रखेगा। तीसरा, सर्कमस्टांसेस ऑफ केस, कि ये 2 सर्कमस्टांसेस तो है ही, तीसरी और कोई सर्कमस्टांसेस इस मामले में कोर्ट को दिखाई दे रही है तो उसको भी कोर्ट विचार में लेगा, और फिर विचार में लेने के बाद कोर्ट इस बात को तय करेगा कि इसमें धारा 3 का लाभ उस ऑफेंडर को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। एक बात और, इस धारा का जो स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन, वो क्लियर करता है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो फिर इस धारा का लाभ नहीं दिया जाएगा। और प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये है कि इस धारा में क्या वो मुलजिम पहले बेनिफिट प्राप्त कर चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उसने पहले कोई अपराध किया और उसमें उसको एडमोनिशन का लाभ, भर्त्सना का लाभ कोर्ट ने दे दिया था, और दोबारा फिर वो किसी अपराध में आया, और अब यहाँ जब कोर्ट ने सजा के बिंदु पर उसको सुना तो फिर वो कोर्ट से निवेदन कर रहा है कि मुझे भर्त्सना का लाभ दे दिया जाए, तो यहाँ कोर्ट को ये बिंदु देखना है कि एक बार चूंकि उसको एडमोनिशन का लाभ दिया जा चुका है तो उसको दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी ये धारा क्लियर करती है। तो इस तरह इस धारा और इस ये वीडियो में मैंने जो बातें आपको बताई
मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ में आई होंगी और इस धारा का स्कोप, इसका एम्बिट, ये सारा आप इन मेरी जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनके माध्यम से आप जरूर गैस कर पाएंगे, अनुमान कर पाएंगे कि धारा का विस्तार क्या क्या हो सकता है। थैंक यू, आप वीडियो के साथ पूरा टाइम जुड़े रहे।